नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। बेटा, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने पढ़ा है नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। हम पढ़ चुके हैं कि इसमें बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर वेरियस शेल्स होती है KMl1, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके। एक बार इसको रिपीट करूंगा थोड़ा सा मैं। ये फर्स्ट शेल K, सेकंड शेल L, M एंड N। ठीक है, ये K, ये L, ये M और ये N है। तो देखिए, हमने ये भी पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व करता है तो वो ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना एनर्जी गेन करता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, चेंज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेन देन करता है। और वो कैसे करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो रिलीज करता है, और अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एब्जॉर्ब करता है। तो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है इस N शेल में, यानी कि चौथी शेल में, और वो आता है M शेल में, इसमें से इसमें आएगा। तो सीधी सी बात है, इतनी जो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है, उतनी एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज करेगा है। इतनी एनर्जी को रिलीज करेगा। इस एनर्जी को अगर हम प्रिज्म में से पास करें, प्रिज्म एक तरह से एक कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ एक apparatus होता है। तो जब इसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो इस जो एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम बनता है। इस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का और आगे डिटेल स्टडी की गई तो पता चला कि वो बहुत सारी सीरीज होती है उसमें। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी सीरीज होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बना होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक हाफ एटम बनाता हूं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है सपोज, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर द वेरियस शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखिए बेटा, अभी ये हमारे डायग्राम काम में आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ सीरीज होती है, कुल 6 सीरीज होती है। वो कौन कौन सी होती है। पहली होती है लाइमन सीरीज, सेकंड होती है बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। थर्ड होती है पाश्चन सीरीज। फोर्थ होती है लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ होती हैं फुंड सीरीज, और लास्ट होती है हेम्फ्री। तो देखिए, ये 6 सीरीज होती हैं, 6 सीरीज होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये 6 सीरीज होती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज और हेम्फ्री सीरीज। हम पहले स्टडी कर रहे हैं लाइमन सीरीज की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की। तो देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट शेल में आता हो,
ये लास्ट वाली से, ये सेकंड लास्ट से, फिर ये इस सिक्स्थ से, फिफ्थ से, फोर्थ से, थर्ड से, सेकंड से, इस तरह से। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट शेल में आते हो तो इसमें जो सीरीज बनेगी उसे कहते हैं लाइमन सीरीज हैं। इसके लिए देखिए n1 की वैल्यू होगी n1 इज इक्वल्स टू 1 और n2 इज इक्वल्स टू हो जाएगी 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 8 डॉट 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 डॉट, है ना। तो देखिए ये हो गई n1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, सारी सेल्स में से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, इसलिए ये होगी n1 की वैल्यू। और किस सेल में से आ रहे हैं, किस सेल में से आ रहे हैं, तो n2 जो है दूसरी से भी आ रही है, तीसरे पे से, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सभी से आ रहे हैं, तो n2 की वैल्यू ये वेरिएबल हो जाएगी। अच्छा, ये जो सीरीज होती है हमने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, उसके अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, अल्ट्रा वायोलेट रीजन में होगा, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रीजन में ये होगा, मतलब इस सीरीज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वॉयलेट, अल्ट्रावायलेट रीजन से मैच करेगी, मतलब उनसे मिलती जुलती उस रेंज की होगी इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं बामर सीरीज की। तो जब इलेक्ट्रॉन, देखिए जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड शेल में आते हों, ये सेकंड शेल, तो इस सीरीज का फॉर्मेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड शेल में आते हों तो बामर सीरीज बनती हैं, बामर सीरीज बनती हैं, है ना। इसके लिए n1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n1 इज इक्वल्स टू 2 और n2 इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 डॉट 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 हैं। और ये जो सीरीज है वो विजिबल पार्ट में होती है, विजिबल पार्ट में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वो विजिबल रेंज में आती है, जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट था, उसकी रेंज से मिलती जुलती होती है, ठीक है। और थर्ड है पाशन सीरीज। पाशन सीरीज होती है बेटा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ शेल में, थर्ड शेल में आता है, 1 2 3, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड शेल में एंटर करता है तो जो सीरीज बनती है उसको पाशन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड शेल में आते हैं तो इससे जो बनने वाली सीरीज है उसको पाशन सीरीज बोलते हैं। इसके लिए n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और n2 इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। और ये जो है कौन से पार्ट में होगा, ये इंफ्रारेड में होगा, IR है। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड वाले रेंज में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल्स से फोर्थ शेल में आता है, ये देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से फोर्थ सेल में आता है तो जो बनने वाली सीरीज होगी उसको ब्रैकेट सीरीज कहा जाता है। तो देखिए ये n1 इज इक्वल टू हो जाएगा इसके लिए 4 और n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन n1 4 का मतलब चौथी शेल में आ रहा है और n2 इज इक्वल टू 5 6 7 8, यानी किन किन में से आ रहा है, फिफ्थ में से भी आ रहा है, सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, इस तरह से। तो ये जो पार्ट है ये भी इंफ्रारेड में आता है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड जो रीजन है उसकी रेंज में होता है। नेक्स्ट है फुंड सीरीज है। जब इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से फिफ्थ शेल में आता है तो इसको फुंड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये होगी PFUND, फुंड सीरीज। तो इसके लिए जो कहते हैं n1 वो हो जाएगा 5
और N2 इज इक्वल्स टू 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट, और ये भी इंफ्रारेड से ही मैच करेगी, यानी इनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसके इंफ्रारेड रेंज में आएगी, ठीक है। और लास्ट है हेम्फ्रे सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से 6th शेल में आता हो तो जो सीरीज बनेगी वो होगी हेम्फ्री सीरीज है। और इसमें देखिए हेम्फ्रे सीरीज, इसमें देखिए N1 की जो वैल्यू होगी, N1 इज इक्वल टू हो जाएगा वो 6, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 8 डॉट डॉट डॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड पार्ट की रेंज में आती है। तो ये हुआ आपके एक तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इसकी ये सीरीज है। इन सब सीरीज को मैं आपको एक अच्छे से स्पेक्ट्रम से कंपेयर करके आपको अच्छे से समझा देता हूं कि देखिए आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये गामा रेज, ये एक्स रेज, ये अल्ट्रावायलेट रेज, ये विजिबल, ये इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव्स और ये रेडियो वेव्स। तो आपको अगर याद हो तो अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये पढ़ा था, जिनमें से हमारी आंखें जो है केवल इस पार्ट को देख पाती हैं, क्योंकि हमारी आंखों की रेंज 400 से 750 नैनोमीटर तक कोई देख पाती है। 400 नैनोमीटर और ये 750 नैनोमीटर, और इसमें सातों रंग आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि वेब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो देखिए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, फ्रीक्वेंसी का, है ना, और वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइमन सीरीज है, और अगर आपको याद हो तो लाइमन सीरीज के लिए हमने पढ़ा था कि इसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हैं वो किसको मैच करती हैं, वो करती है अल्ट्रावायलेट पार्ट को मैच करती हैं, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रेंज में होती है। तो आप खुद बताइए क्या ये हम देख सकते हैं इन सीरीज को? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें तो केवल इस विजिबल पार्ट को ही देख पाती है, विजिबल पार्ट के इधर वालों को भी नहीं देख पाएगी और विजिबल पार्ट के उधर वालों को भी नहीं देख पाएगी। विजिबल पार्ट से यानी कि 400 नैनोमीटर से कम वाले रेडिएशंस भी हमको दिखाई नहीं देंगे और 750 से ज़्यादा वाले रेडिएशंस भी हमको दिखाई नहीं देंगे। तो हमको क्या लाइमन सीरीज आप देख सकते हैं? नो, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है। इसके बाद बामर सीरीज। तो देखिए बेटा, याद कीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा कि बामर सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है किस रेंज में आती है? विजिबल रेंज में आती है। तो ये तो है यूवी रेंज और ये किस में आ गई? विजिबल में, विजिबल रेंज। तो विजिबल रेंज में आती है, इसलिए ये इस रेंज में आ गई और इस रेंज में आने के कारण ये हमको आसानी से दिखाई देंगी, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 400 से 750 के बीच में कहीं होगी। तो वो हमारी आंखें इसको देख पाने में सक्षम है, एबल है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड,
थर्ड थी लाइमन बामर पाश्चन सीरीज हैं। तो बेटा पाश्चन सीरीज में आपको बता दूं कि पाश्चन सीरीज जो था वो इंफ्रारेड पार्ट में था, हैं, इंफ्रारेड यानी कि ये वाला, ये भी इस विजिबल के बाद है, इसलिए ये भी हमको दिखाई नहीं देगा। चौथा है ब्रैकेट सीरीज हैं, ये भी IR में इंफ्रारेड में। पांचवा है फुंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड में। छठा है आपके हैम्फ्री सीरीज, ये भी इंफ्रारेड में। तो ये जो चारों सीरीज है वो इंफ्रारेड पार्ट में है, यानी कि इस पार्ट में। तो ये भी हमको विजिबल पार्ट से बाहर आ रही है, इसलिए ये भी हमको दिखाई नहीं देगी। तो इनमें से जो केवल कौन सी ये हमारी आंखें किस किस को देख सकती है? लाइमन को देख सकती है, नो। विजिबल यानी कि बामर को देख सकती है, यस। और इन तीनों को नो, ठीक है, ये चारों भी नहीं दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे इसका न्यूमेरिकल पार्ट, कि इस पे किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं, उसके लिए क्या क्या इसमें फॉर्मूला यूज़ होते हैं, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं, वो सब जाता हूँ पहले आपको। तो सबसे पहले अपन शेल की बात करते हैं कि किसी शेल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया था, वो था E = -2 पाई स्क्वायर ME4 × Z² अपॉन N² × H²। यहाँ पर पाई तो पाई कांस्टेंट है, M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Z जो है एटॉमिक मास है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एटम का मास होता है 1 है, तो ये मास एटॉमिक मास हो गया। N उस शेल का नंबर है जिसकी एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लीजिए पहले शेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड शेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। और H प्लैंक कांस्टेंट होता है, H प्लैंक कांस्टेंट है। देखिए अब मान लीजिए जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है 2 पाई स्क्वायर, M कांस्टेंट, E4 कांस्टेंट, Z² कांस्टेंट अपॉन H² कांस्टेंट। N कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट है, क्योंकि N तो अलग अलग शेल के लिए अलग अलग हो जाएगा। फर्स्ट शेल के लिए N की वैल्यू 1, सेकंड शेल के लिए N की वैल्यू 2, थर्ड शेल के लिए N की वैल्यू 3, 4, इस तरह से। तो N कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो इन सब को एक कांस्टेंट बना देते हैं अपन, ये RH। तब ये हो जाएगा E = -RH × 1/n²। ये बन गया फॉर्मूला 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से किसी भी शेल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं फॉर फर्स्ट शेल हैं, पहली शेल के लिए। तो इसके लिए पहली शेल के लिए अपन जो शेल को N1 लिख देंगे, तो ये E1 = -RH 1/n², इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? इसी तरह से ये हो गई फर्स्ट शेल की। इसी तरह से सेकंड शेल की जो एनर्जी है फॉर सेकंड शेल, इसके लिए N की जगह N2 रख देंगे, तब ये हो जाएगा E2 = -RH 1/n²। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, है ना। 2 शेल हो गई, दोनों की एनर्जी हो गई। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर इस सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है, आई रिपीट अगेन, अगर इलेक्ट्रॉन इस सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आता है तो इसमें इस डेल्टा E के बराबर की एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी बाहर निकालेगा, है ना। तो कितनी एनर्जी आएगी बाहर? तो डेल्टा E = हो जाएगा E2 - E1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो डेल्टा E = E2 की वैल्यू ये रही -RH 1/n²। अच्छा, माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा, ये E1 की वैल्यू RH
1 upon n 1 square. Is that clear? Here is the equation number 4. ओके, अब देखिए बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दूँ उसको उधर लिख दूँ, कोई फर्क नहीं है। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आर एच, ये प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर है माइनस आर एच 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर है। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आर एच, कॉमन आ गया 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 5 से आप डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, बिकॉज ऑफ डेल्टा ई इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू है, तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। इक्वेशन नंबर हो गया ये 6। अब डेल्टा इक्वेशन नंबर 5 में से डेल्टा ई की वैल्यू ये इसमें रख दें अपन, है ना, बाय इक्वेशन 5 एंड 6, बाय इक्वेशन 5 एंड 6। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा न्यू इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर, और अपॉन ये वाला एच अपनी जगह यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटा, बिकॉज ऑफ आर एच एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 जूल, और एच भी एक कांस्टेंट है जिसको प्लैंक कांस्टेंट होती है 6 कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इज दैट क्लियर? ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, बहुत काम में आएगी आगे। इन दोनों की वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, तब ये आ जाएगी न्यू इज इक्वल्स टू 2.18 अप इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3.29 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। देखिए ये है इक्वेशन नंबर 8। बेटा ये इक्वेशन नंबर 8 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप किसी भी सीरीज की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सीरीज की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी तो आप उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इसको समझने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है कि देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन का कोई नाम नहीं दे रखा है, of hydrogen in which an electron jump from third shell to the first shell। इसमें ध्यान देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है। फर्स्ट शेल में कब आता है? जब लाइमन सीरीज हो। ध्यान रखिए, याद रखिए, लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है वो n1 की वैल्यू होती है। तो इसमें गिवन क्वांटिटीज देखिए, n1 इज इक्वल टू होता है 1 जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n2 जिसमें से आ रहा है, किस में से आ रहा है? थर्ड में से है, थर्ड में से आ रहा है, इसलिए n2 इज इक्वल टू 3। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए फ्रीक्वेंसी की, अभी अभी हमने निकाला था एक फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन अभी अभी हमने निकाली थी। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो न्यू इज इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, बिकॉज n1 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन n2 की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, then it will be new is equals to 3.29 into 10 to power 15 into 1 upon 1 minus 1 upon 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, न्यू इज इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10 टू पावर 15 इंटू 8/9। इसे जब सॉल्व करेंगे तो न्यू इज इक्वल्स टू 2.924 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। तो
तो लाइमन सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 2.924 इंटू 10⁻15। ओके बेटा, आपको कैसा लगा, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो और आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट्स में या फ़ोन करके पूछिए। थैंक यू।